हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट या समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि समुच्चय की परिभाषा क्या है, आखिर ये होता क्या है, समुच्चय में अवयव क्या होता है और किसी भी समुच्चय या सेट को आप निरूपित कैसे करते हैं, उसको लिखा कैसे जाएगा। तो समुच्चय को समझने के लिए हम अपनी दैनिक जीवन में एक शब्द का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं समूह या ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले ये समझ लेते हैं कि समूह क्या होता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं कि जब कुछ वस्तुएं एक साथ रखी होती हैं तो कहा जाता है कि वो वस्तुएं समूह में रखी हैं, या वस्तुओं का कलेक्शन है या वस्तुओं का ग्रुप है। ठीक है, तो जो समुच्चय शब्द आया है या समुच्चय की परिभाषा है वो समूह से ही ली गई है। मतलब कोई भी समूह समुच्चय कहलाता है, लेकिन एक कंपलसरी कंडीशन के साथ कि किसी भी समूह या ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को आप समुच्चय तभी कहेंगे जब उस समूह या ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में ऐसी वस्तुएं हों जो वेल डिफाइंड हों, सुपरिभाषित हों। सुपरिभाषित शब्द का मतलब ये होता है कि जब आप कहें कि ये वस्तुएं इस ग्रुप की हैं तो ये क्लियरली बोला जा सके कि सारी की सारी वस्तुएं उसी ग्रुप में आएंगी। मतलब उन सभी वस्तुओं में कोई खास नियम या कोई खास प्रॉपर्टी या गुण होना ही चाहिए ताकि ये कहा जा सके कि हाँ ये वस्तु ये चीज़ इस ग्रुप की है। अगर ऐसा है तो उस ग्रुप या समूह को कहा जाएगा सेट या समुच्चय, अन्यथा वो समूह तो होगा लेकिन समुच्चय या सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एक दो और समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समूह आपको लेना है। 1 से लेकर 10 तक, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है? 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समूह हमने बना दिया। अब मुझे आप बताइए क्या वेल डिफाइंड है ये? मतलब इस समूह को क्या आप समुच्चय कह सकते हैं? तो पहले समझना है कि वेल डिफाइंड होगा तभी हम समुच्चय कहेंगे। अगर वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित नहीं है तो ये ग्रुप तो होगा लेकिन समुच्चय नहीं होगा। तो देखिए हमने कहा है कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो अगर ध्यान देंगे तो कहेंगे जितने भी अंक हैं वो सब क्या होने चाहिए? प्राकृतिक संख्या। ये इसकी प्रॉपर्टी है, सारे के सारे अंक क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या, और 1 से लेकर 10 तक होंगे। तो मतलब ये सुस्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा समूह बनेगा प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लेकर 10 तक, वो सेट या समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 20 तक 5 के गुणक का समूह, मतलब जो संख्याएं 5 से भाज्य हों, तो आप कहेंगे सर 5, उसके बाद क्या आएगा 10, उसके बाद क्या आएगा 15, इसके बाद क्या आएगा 20। इसको भी समझते हैं, ये हमारा समूह बन गया 5 से भाज्य संख्याओं का 1 से लेकर 20 तक। तो क्या ये जो ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, ये सेट कहलाएगा? तो इसमें प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि संख्याएं 1 से लेकर 20 तक होंगी और साथ साथ में 5 से भाज्य होंगी। तो ऐसा है कि नहीं है? ये बिल्कुल क्लियरली है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। तो कहा जाएगा कि ये जो समूह बनेगा वो भी क्या होगा? सेट होगा या समुच्चय होगा। ऐसे अगर हम आपसे बात करें कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह, ये भी सुपरिभाषित है क्योंकि जितने प्रधानमंत्री आज तक बने सबका आपको नाम लिख देना है। वो सारे के सारे प्रधानमंत्री भारत के अभी तक के जो हैं, जो समूह बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? सेट या समुच्चय, क्योंकि वो भी बिल्कुल सुस्पष्ट है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए भारत की नदियों का समूह, तो वो भी सुस्पष्ट है, आपको नदियों का नाम लिख देना है, जितनी भी नदियाँ भारत की हैं, वो भी क्या है? हमारा सेट या समुच्चय है। ठीक है, अब एक आध एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारा ग्रुप या समूह तो है लेकिन सेट या समुच्चय नहीं है। जैसे अगर आपसे हम कहें कक्षा 11 के अच्छे बच्चों का समूह, तो आप बताइए क्या कक्षा 11 के अच्छे बच्चों का समूह बनेगा वो सेट या समुच्चय कहलाएगा? तो पहले आपको समझना होगा कि जिन बच्चों को आपको समूह में लेना है वो वेल डिफाइंड है क्या? सुपरिभाषित है क्या? क्या उनमें कोई खास गुण के बारे में बात हो रही है जिससे आप क्लियरली बोल सकें
कि हाँ ये बच्चे इस समूह में लिए जाएंगे, बात हो रही है अच्छाई की, तो मुझे बताइए क्या सभी टीचरों के लिए जिनसे कहा जाएगा कि आपको अच्छे बच्चों को अलग करना है, क्या वो एक ही तरह के बच्चों को उस ग्रुप में शामिल करेंगे, अच्छाई वाले ग्रुप में? ये नहीं हो सकता। आप कहेंगे ये उन अध्यापकों की या टीचरों की व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनकी इंडिविजुअल राय हो सकती है कि किसी के लिए कोई बच्चा अच्छा हो सकता है, किसी के लिए ख़राब हो सकता है। इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये ग्रुप या समूह तो होगा लेकिन सेट या समुच्चय नहीं होगा। लेकिन अगर सेम टाइम हम आपसे ये कहें कि कक्षा 11 के लड़कों का समूह, इसके बारे में बताइए, क्या जो कक्षा 11 के लड़कों का समूह आएगा वो सेट या समुच्चय होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि जो समूह बनाना है उसमें कक्षा 11 के लड़कों को लेना है बस, और कोई गुण उनमें आपको नहीं देखना है, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो सेट या समुच्चय होगा। ठीक है। ऐसे अगर हम आपसे कहें कि इंडियन क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, तो बताइए क्या समूह जो बनेगा अच्छे खिलाड़ियों का, क्या ये सेट या समुच्चय होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छा खिलाड़ी ये व्यक्तिगत राय है, ये फैक्ट नहीं है। हमारे लिए धोनी हो सकते हैं अच्छे, आपके लिए विराट कोहली हो सकते हैं। तो अगर अलग अलग लोगों से अलग अलग ये राय मांगी जाए कि आपको अच्छे खिलाड़ियों का समूह बनाना है, तो क्या सबका सेम आएगा? सबकी राय एक होगी? नहीं होगी। सबकी राय अलग अलग हो सकती है या होगी, कुछ लोगों की सेम भी हो सकती है। लेकिन जो अच्छाई है ये वेल डिफाइंड नहीं है। किस आधार पर आप किसी को अच्छा बोल रहे हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस है, व्यक्तिगत राय है। इसीलिए ये जो समूह बनेगा अच्छे खिलाड़ियों का, ये हमारा ग्रुप होगा लेकिन सेट या समुच्चय नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी समूह को अगर आपको वेल डिफाइंड बताना है या उसको सेट या समुच्चय कहना है, तो वहाँ व्यक्तिगत राय से मतलब नहीं होना चाहिए। वहाँ जो प्रॉपर्टी बोली जा रही है वो होनी चाहिए बस। अगर हमसे कहा जाए, इसी में देखिए, अगर हम आपसे कहें कि इंडियन क्रिकेट टीम के अभी तक के कप्तानों का समूह आपको बनाना है, जो कैप्टन अभी तक के हुए हैं उनका समूह आपको बनाना है, तो आप बना देंगे। अब हो सकता है अभी तक के जो कैप्टन हैं उनमें आपकी राय में कुछ अच्छे हों आपके लिए, कुछ हो सकता है ना अच्छे लगे आपको। लेकिन चूँकि जो प्रॉपर्टी है कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ही लेने हैं समूह में, तो आपको सबको लेना है, ये फैक्ट हो जाएगा, है ना। आपको अभी तक के जितने कैप्टन हैं सबका नाम लिख देना है, सबको शामिल कर देना है। आपकी राय का ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो प्रॉपर्टी है, जो कहा जा रहा है वो आपको करना है, मतलब वेल डिफाइंड होगा। जितने भी नाम लिखे जाएंगे वो सभी के समूह में एक जैसे होंगे, चाहे हम बनाएंगे तब भी आएगा, या हिंदुस्तान का पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति बनाएगा अगर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का समूह, तो सब एक ही नाम लिखेंगे। इसका मतलब ये जो ग्रुप बनेगा वेल डिफाइंड होगा। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट या समुच्चय होगा। ठीक। ऐसे अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्रियों का सेट या भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा समुच्चय होगा। क्योंकि आपको प्रधानमंत्री लेना है, वो चाहे आपको पसंद रहे हो चाहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी सेट या समुच्चय होगा। ठीक है, तो समझ गए। तो अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप लिख सकते हैं किसी भी सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह या ग्रुप को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, इसको एलिमेंट भी कहा जाता है। ये क्या होता है? तो जिस भी समूह की आप बात करते हैं, ये समूह आपका सेट है, तो किसी भी सेट में जो अंक, जो वस्तुएं, जो चीज़ें आती हैं उसके भीतर, उन सभी को उस सेट या समुच्चय का एलिमेंट या अवयव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपसे कहा कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समूह या सेट, तो आप ये अंक लिख देंगे 1 से लेकर 10 तक, है ना। तो ये सारे के सारे अंक उस सेट या समुच्चय के अवयव या एलिमेंट कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे कहें कि 1 से लेकर 20 तक 5 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो आप लिखेंगे 5, 10, 15, 20। तो ये जितने भी अंक आप लिखेंगे, ये सारे के सारे अंक उस सेट या समुच्चय के अवयव या एलिमेंट कहलाएंगे। कहने का मतलब किसी भी सेट या समुच्चय में जो चीज़ें, जो अंक, जो वस्तुएं आती हैं,
वो सब उस सेट या समुच्चय के अवयव या एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बारी आती है कि किसी भी समुच्चय को आप निरूपित कैसे करते हैं, उसका निरूपण या रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, उसको लिखा कैसे जाएगा, इसको समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है इसमें। तो किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के दो तरीके बताए गए हैं। एक हमारा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे दिखाना है। तो कोई एक सेट लेते हैं पहले। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लेना है और उसको लिखना है। लिखने के दो तरीके हैं, मैंने बताया भी आपको। एक है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। दोनों में लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं रोस्टर रूप में। सेट क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, तो पहले स्वर पता होना चाहिए। तो स्वर हमारे क्या होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब आपको लिखना है इसको रोस्टर रूप में। कैसे लिखेंगे? उसका तरीका ये है कि पहले तो जितने एलिमेंट आएंगे उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं सब में आपको कॉमा लगा देना है। कहने का मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा लगाना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट को कॉमा करके आपको लिखते जाना है, जितने भी एलिमेंट हैं। और जब सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे तो आपको इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड कर देना है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा समुच्चय को निरूपित करने का रोस्टर रूप। ठीक है, करना क्या होता है? जितने एलिमेंट आएंगे सबको कॉमा करके लिखना है और कर्ली ब्रैकेट से इसको या मंझले ब्रैकेट से आपको बंद कर देना है। यह है हमारा किसी भी समुच्चय को लिखने का रोस्टर रूप। ठीक, क्लियर ये? अब बात करते हैं, अगर मान लो, अच्छा एग्जांपल और लेते हैं इसमें। मान लीजिए आ जाए कि 1 से लेकर 10 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर 10 तक। तो आपके कहेंगे सर इसमें आ जाएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। ये सम संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में है। ठीक, ये सारे अवयव हो गए इसके। अब इसको लिखना है रोस्टर रूप में। तो पहले तो कॉमा लगा देंगे, सब में लगा दिया। लगाने के बाद इसको आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे।